नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका द प्रदीप आईएएस एकेडमी के यूट्यूब सेशन में। और आज के इस सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं 16 से लेके 20 मई के बीच में उन सभी करंट अफेयर न्यूज़ का जो आपको द हिंदू न्यूज़पेपर, पीआईबी की न्यूज़, द मिंट पेपर, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान और जो भी ऑल इंडिया रेडियो की जो न्यूज़ आती हैं उन सभी का एकदम डिटेल में विश्लेषण करके यहाँ पे आपको क्वेश्चंस के रूप में कुछ न्यूज़ देखने को मिलेंगी जो कि आपके आने वाले यूपीएससी के एग्ज़ाम, आईएएस के एग्ज़ाम, ईपीएफओ के एग्ज़ाम और जो भी आपके स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम होते हैं उनमें आपको डायरेक्ट सवाल के रूप में आपको देखने को मिलेगी। आपको मैं बताना चाहूँगा कि हाल ही में यूपीएससी की डेट अनाउंस हो चुकी है। यूपीएससी आईएएस का प्री का एग्ज़ाम 4 अक्टूबर को होने वाला है। अगर आपने अभी तक अपनी तैयारी शुरू नहीं की है पीटी एग्ज़ाम की, तो आप आज से ही अपनी पीटी एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दीजिए। एक बात और आपको मैं बताना चाहूँगा कि पीटी एग्ज़ाम जो प्रीलिम्स टेस्ट होता है, इसमें लास्ट ईयर करंट अफेयर का वेटेज था 54%, लगभग 54% वेटेज जो था करंट अफेयर का था। तो करंट अफेयर के पोर्शन को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल भी नहीं करना है। इस करंट अफेयर के पोर्शन से आपको अच्छा खासा वेटेज और अच्छे खासे मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए आप करंट अफेयर को अच्छे तरीके से तैयार करें। साथ ही साथ करंट अफेयर में जो भी चीज़ें आपको स्टैटिक जीके में रिलेवेंट मिलती हैं, उन स्टैटिक जीके के पोर्शन को भी आप अच्छे तरीके से तैयार करें ताकि आपको वो आपके सब्जेक्टिव रूप से आपकी तैयारी वहाँ से भी कंप्लीट होते रहे। ये सारे आपको जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे ये आपके आने वाले 4 अक्टूबर के एग्ज़ाम में सीधे रूप से आपको देखने को मिल सकते हैं। संभावित प्रश्न यहाँ से आने की पूरी संभावना है, ऐसा मेरा अनुमान है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, उसकी बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहें। साथ ही साथ आप वीडियो को शेयर करें एवं लाइक करें। शुरू करते हैं हम हमारे आज के सबसे पहले सवाल से। आज का सबसे पहला प्रश्न है, समाचारों में चर्चित इवेंट बोट क्या है? वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये आपके आने वाले 4 अक्टूबर के एग्ज़ाम में। आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ के चलिएगा कि इवेंट बोट क्या है। आपके ऑप्शन है, यह एक इवेंट कंपनी है, यह कंप्यूटर का एक प्रोसेसर है, एक मोबाइल एप्लीकेशन है या एक मोबाइल बैंकिंग ट्रोजन है। आपको बताना चाहूँगा मैं, भारत की कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, जिसे सर्ट-इन के नाम से भी जाना जाता है, ने इवेंट बोट नामक एक नए मेलवेयर के विरुद्ध चेतावनी निर्गत की है। इसी कारण से ये जो इवेंट बोट है हाल ही में चर्चा का विषय था। ये एक मेलवेयर है और इसके विरुद्ध में एक चेतावनी भी जारी की गई है। आपको और बताना चाहूँगा मैं कि सर्ट-इन के अनुसार, सर्ट जो है इसके अनुसार यह एक मेलवेयर एंड्रॉयड फ़ोन उपयोगकर्ताओं से व्यक्तिगत वित्तीय जानकारी को चुराता है। आपने जैसा कि देखा, ये एक मेलवेयर है जो कि क्या करता है, एंड्रॉयड फ़ोन से उसके पर्सनल फाइनेंशियल डेटा को क्या कर लेता है, चुरा लेता है, उसे अपने अंदर क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है। इसी के साथ इवेंट बॉट मेलवेयर एक ट्रोजन है। यह गुप्त रूप से कंप्यूटर या फ़ोन ऑपरेटिंग सिस्टम पर क्या करता है, हमला करता है। सर्ट के अनुसार, यह एक कंपनी है सर्ट, इसके अनुसार इस मेलवेयर ने वर्तमान में पेपॉल, यूनिक्रिटेड, काइनबेस, ट्रांसफरवायर आदि जैसे वित्तीय एप्लीकेशन पर इसने अभी हाल ही में हमला किया हुआ है। इसी कारण से यह अभी चर्चा में भी रहा है और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर बात करें हम यहाँ पे सर्ट-इन की, यह एक कंपनी है। अगर हम इसके फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम और यह इंडिया की कंपनी है। इस कारण से आप जो IN देख रहे हैं इसे इंडिया कहा जाता है। इसका पूरा नाम कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया है। यह एक सरकारी सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा संगठन है। साथ ही इसे 2004 में भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने इसे स्थापित किया था और यह उसी विभाग के अधीन काम करता है। सर्ट-इन के अगर कुछ कार्यों की हम बात करें तो यह कंप्यूटर सुरक्षा से संबंधित मामलों पर प्रतिक्रिया देता है। यह कहां साइबर आक्रमण हो सकता है उस पर प्रतिवेदन जारी करता है और देश भर में सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा के लिए कारगर चलनों को बढ़ावा देता है। ये जो लोगो आप देख रहे हैं ये इसी कंपनी का लोगो है, वेरीफाइड लोगो है। तो आपको इस चीज़ से यहाँ से 2-3 चीज़ों की जानकारी यहाँ से मिलती है कि जो इवेंट बॉट है यह एक मेलवेयर ट्रोजन है जो कि किसी भी कंप्यूटर या एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर चला जाता है और वहाँ से उसकी
पर्सनल डेटा जो भी उसकी फाइनेंशियल डेटा है उसे चुरा लेता है। और इसे किसने बताया है? सर्टेन कंपनी ने बताया है, जिसे 2004 में स्थापित किया गया था। और किस विभाग ने स्थापित किया था? भारत सरकार के सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा इसे स्थापित किया गया था। तो ये कुछ यहाँ से आपको महत्वपूर्ण जानकारी देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं हमारे पहले प्रश्न की। एनालिसिस देखने के बाद अगर हम तथ्यों पर बात करें तो यह एक इवेंट कंपनी है, यह गलत होगा। कंप्यूटर का एक प्रोसेसर है, यह भी गलत होगा। यह एक मोबाइल एप्लीकेशन है, यह भी गलत होगा। यह एक मोबाइल बैंकिंग ट्रोजन है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये आपके एनालिसिस में सही आंसर आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे बैंकिंग का मतलब है कि ये क्या करेगा, कोई ना कोई फाइनेंशियल एक्टिविटी से संबंधित है। इसी कारण यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया है, बैंकिंग ट्रोजन है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये डी होगा, ये आपका क्या होगा, एकदम सही होगा। आज का प्रश्न क्रमांक 2 है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसे नालसा भी कहा जाता है, इसके संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। कथन नंबर पहला, इसकी स्थापना 1987 में कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सेवा उपलब्ध कराने के लिए की गई थी। कथन नंबर दूसरा, भारत का मुख्य न्यायाधीश इसका मुख्य संरक्षक होता है। निम्न कथनों पर सही विचार करके आपको निम्न कूटों में सही जवाब चुनना है। कथन नंबर आपका ऑप्शन नंबर पहला है केवल 1, ऑप्शन नंबर बी केवल 2, 1 और 2 दोनों, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। हाल ही में कोरोना वायरस के कारण लागू लॉकडाउन के दौरान जेल में कैदियों की भीड़ कम करने के लिए पिछले 1.5 महीने में लगभग 42,259 विचाराधीन कैदियों को देश भर की जेलों से रिहा कर दिया गया है। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण, जिसे हम नालसा के रूप में भी जानते हैं, के अंतिम प्रतिवेदन के अनुसार ही कोरोना महामारी के दौरान उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 9,977, राजस्थान में 5,460, तमिलनाडु से 4,547, पंजाब से 3,698, महाराष्ट्र से 3,400 और मध्य प्रदेश से 2,833। अगर दिल्ली की बात करें तो 2,177, हरियाणा से 1,843, पश्चिम बंगाल से 1,715 और छत्तीसगढ़ से 1,643 विचाराधीन कैदियों को रिहा किया गया है। इसी कारण से हाल ही में नालसा अभी चर्चा में था और यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। अगर हम नालसा की बात करें तो इसका पूरा नाम नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है, अर्थात हिंदी में अगर देखें तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण है। इस प्राधिकरण को सन 1987 में समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सेवा उपलब्ध कराने के लिए गठित किया गया था। भारत का मुख्य न्यायाधीश इसका मुख्य संरक्षक होता है और भारत के सर्वोच्च न्यायालय का द्वितीय वरिष्ठ न्यायाधीश प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष होता है। यहाँ से 2 चीज़ें नोट करने वाली बात हैं। एक तो इसकी स्थापना वर्ष 1987 में इसकी स्थापना की गई थी। अगर हम इसके संरक्षक की बात करें तो भारत के जो CJI होते हैं वो इसके क्या होते हैं, मुख्य संरक्षक होते हैं। परंतु अगर हम इसके अध्यक्ष की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय का जो द्वितीय वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वो इसका क्या कहलाएगा, अध्यक्ष कहलाएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखने वाली चीज़ें हैं। कुछ और अन्य तथ्यों की अगर हम बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 39A अवसर की समानता के आधार पर न्याय को प्रोत्साहन देने के लिए समाज के गरीब और कमज़ोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहयोग प्रदान करने का प्रावधान करता है। ऐसा प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 39A में भी दिया गया है। इस कारण से नालसा की स्थापना भी की गई थी। अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 22(1) के विधि के समक्ष समानता सुनिश्चित करने हेतु राज्य को बाध्य करता है। विदित हो कि न्यायदीप नालसा का आधिकारिक समाचार पत्र है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसका जो न्यायदीप होता है, न्यायद्वीप, यह इसका आप जिसे आप लोगो कहते हैं, मोटो कहते हैं, यह इसके नीचे लिखा होता है। यह इसी का एक लोगो वाक्य है जिसे न्यायदीप कहा जाता है। तो ये थे कुछ तथ्य नालसा से संबंधित और उससे जुड़े हुए करंट मुद्दे पर। अब हम हमारे सवाल पे बात करते हैं। सवाल की ओर देखें तो सवाल का पहला कथन था, इसकी स्थापना वर्ष 1987 में कमज़ोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सेवा उपलब्ध कराने के लिए की गई थी। यह कथन एकदम सही है। अगर हम दूसरे कथन की बात करें तो भारत का मुख्य न्यायाधीश इसका मुख्य संरक्षक होता है। यह कथन भी एकदम सही है। अगर यहाँ पे अध्यक्ष बोल देता कि इसका भारत का
मुख्य न्यायाधीश इसका अध्यक्ष होता है, तो ये कथन गलत हो जाता, क्योंकि इसका अध्यक्ष जो होता है वो होता है द्वितीय वरिष्ठ जो न्यायाधीश होगा, वो इसका क्या होगा, अध्यक्ष होता है। तो इस हिसाब से इन दोनों कथन ये हमारे प्रश्न के हिसाब से सही हैं, अर्थात इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। प्रश्न क्रमांक 3, क्वांटम डॉट्स क्या है? कथन नंबर 1, यह मानव निर्मित नैनो स्केल क्रिस्टल है जो इलेक्ट्रॉनों का एक जगह से दूसरे जगह पर संचरण करते हैं। कथन नंबर 2, इसे सिल्वर की कोटिंग करके जैव अनुकूल बनाया जाता है। निम्न कथनों से विचार करके आपको सही कूट का जवाब देना है। इससे पहले हम जवाब देने से पहले हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के एनालिसिस की। हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, जिसे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है, इसके तहत स्वायत्त संस्थान अगरकर अनुसंधान संस्थान, जो कि पुणे में है, के शोधकर्ताओं ने क्वांटम कुशल तथा जैव अनुकूल क्वांटम डॉट्स के संश्लेषण के लिए एक नई प्रक्रिया की खोज की है। क्वांटम डॉट्स मानव निर्मित नैनो स्केल क्रिस्टल है जो इलेक्ट्रॉनों का एक जगह से दूसरे जगह पर संचरण करते हैं। क्वांटम डॉट्स कृत्रिम नैनो संरचनाएं हैं। जब पराबैंगनी किरणें इन अर्धचालक नैनो कणों से टकराती हैं तो ये विभिन्न रंगों के प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। एकल अणु के स्तर पर ये कोशिकीय प्रक्रियाओं का अध्ययन करने में सक्षम है तथा कैंसर जैसे रोगों के निदान और उपचार में सहायक हो सकते हैं। संश्लेषित क्वांटम डॉट्स पर सिलिकॉन की कोटिंग कर उन्हें जैव अनुकूल बनाया जाता है। यहाँ पे सिलिकॉन है, आपके सवाल में सिल्वर दिया था, जबकि यहाँ पे सिलिकॉन अगर आपको बता रहा है तो इसमें सिलिकॉन की कोटिंग किया जाता है। ये आपको ध्यान रखने वाली बात होनी चाहिए। संश्लेषित क्वांटम डॉट्स द्वारा क्वांटम दक्षता और फोटोस्टेबिलिटी क्षमता को भी बढ़ाया गया है। साथ ही मल्टी स्पेक्ट्रल बायोइमेजिंग के लिए इनका प्रयोग सफलतापूर्वक किया जा सकता है। अगर प्रश्न के कथन नंबर 1 की बात करें तो यह मानव निर्मित नैनो स्केल क्रिस्टल है जो इलेक्ट्रॉनों का एक जगह से दूसरे जगह पर संचरण करते हैं। यह कथन एकदम सही है। कथन क्रमांक 2, इसे सिल्वर की कोटिंग करके जैव अनुकूल बनाया जाता है। जी नहीं, यह कथन गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे सिल्वर नहीं होगा, सिलिकॉन की कोटिंग की जाती है। तो यहाँ पे सिल्वर ना हो के सिलिकॉन होना चाहिए था, तभी आपका क्या होता, यहाँ पे ये कथन सही होता। मतलब आपका दूसरा कथन यहाँ पे गलत है। इस हिसाब से अगर आप देखें तो आपका पहला कथन सही है, केवल ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। केवल पहला कथन आपका यहाँ पे सही होगा। प्रश्न क्रमांक 4, यात्रा बुलबुला, जिसे इंग्लिश में ट्रैवल बबल कहा जाता है, क्या है? यह पर्यटन को बढ़ावा देने बाल्टिक क्षेत्र के देशों का एक कार्यक्रम है। यह उन देशों ने बनाया है जहां कोविड-19 महामारी को नियंत्रित करने में अच्छी असफलता मिली है। इन कथनों पे आपको विश्लेषण करके सही जवाब आपको बताना है। बात करते हैं इस सवाल से जुड़े हुए एनालिसिस की। कोविड-19 के चलते हुई तालाबंदी के पश्चात अपनी अपनी अर्थव्यवस्थाओं को पटरी पर लाने के लिए बाल्टिक क्षेत्र के देश जैसे एस्टोनिया, लात्विया और लूथिया ने पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना बनाई है, जिसे यात्रा बुलबुला या ट्रैवल बबल के नाम दिया गया है। इस योजना से आशा की जा रही है कि महामारी के इस दौर में कम से कम विश्व के कुछ भागों की अर्थव्यवस्था चलती रहे। यह पर्यटन को बढ़ावा देने का एक कार्यक्रम है जो उन देशों ने बनाया है जहां कोविड-19 महामारी को नियंत्रित करने में अच्छी सफलता मिली है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत बाल्टिक क्षेत्र के देश आपस में व्यापार संबंध फिर से जीवित करेंगे और पर्यटन जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा देंगे। तो ये था आपका प्रश्न से संबंधित एनालिसिस। अब सवाल की हम अगर बात करें तो सवाल का पहला कथन है, यह पर्यटन को बढ़ावा देने बाल्टिक क्षेत्र के देशों का एक कार्यक्रम है। यह बिल्कुल सही है। यह अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया एक कार्यक्रम है जिसे यात्रा बुलबुला नाम दिया गया है। कथन नंबर 2 बात करें, यह उन देशों ने बनाया है जहां कोविड-19 महामारी को नियंत्रित करने में अच्छी खासी असफलता मिली है। यह असफलता नहीं है, यहाँ पे सफलता होता तो यह आपका कथन सही होता। मतलब कथन नंबर 2 आपका गलत होगा, इसलिए केवल एक आपका इसका सही आंसर होगा। आज का प्रश्न क्रमांक 5, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी, जिसे RCEP कहा जाता है, के संदर्भ में आपको निम्न कथनों पर विचार करके बताना है। पहला कथन है आपका, यह आसियान के 10 सदस्य देशों के लिए प्रस्तावित है।
कथन नंबर दूसरा, इसका उद्देश्य निवेश से संबंधित मानदंडों को उदार बनाना तथा सेवा व्यापार की बाधाओं को दूर करना है। इन कथनों पे आपको विचार करके बताना है कि कौन सा आपका कथन सही है और कौन सा आपका गलत। बात करें अगर क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी, जिसे इंग्लिश में रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप कहा जाता है, यह हाल ही में चर्चा में इसलिए था क्योंकि भारत को 15 मई तक एक नया प्रस्ताव देना था जिसमें भारत को RCEP में शामिल किया जाना था, परंतु यह तिथि पार हो गई और भारत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अर्थात भारत अभी भी RCEP में शामिल नहीं होना चाहता है, इस कारण से उसने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। तो यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि RCEP में भारत अभी शामिल नहीं है, ये आपके लिए यहाँ से तथ्य बन के आता है। अगर कुछ और अन्य तथ्यों की बात करें तो RCEP आसियान के 10 सदस्य देश हैं, जिनमें से ब्रुनई, म्यांमार, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम है। ये 10 देश आपके आसियान देश कहलाते हैं तथा आसियान से संबंध अन्य 6 अन्य देश हैं, जिसमें से ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड, ये इनके लिए प्रस्तावित है। अगर RCEP के लिए कुछ और अन्य मुद्दों की बात करें तो इसके लिए वार्ताएं कंबोडिया में नवंबर 2012 में आयोजित आसियान के शिखर सम्मेलन में औपचारिक रूप से आरंभ की गई थी। RCEP का लक्ष्य है कि अधिकांश शुल्कों और गैर शुल्क अड़चनों को समाप्त कर वस्तु व्यापार को बढ़ावा दे। ऐसा अनुमान है कि ऐसा करने से क्षेत्र के उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर गुणवत्ता युक्त उत्पादनों के अधिक विकल्प प्राप्त हो सकेंगे। इसका एक उद्देश्य निवेश से संबंधित मानदंडों को उदार बनाना तथा सेवा व्यापार की बाधाओं को दूर करना भी है। आप अगर देख पा रहे होंगे यहाँ पे, तो ये RCEP का एक मैप भी आप देख रहे हैं। इस RCEP के मैप में जितने भी जो देश आपको देख रहे हैं, ये RCEP में जुड़े हुए देशों की नक्शे हैं। और आप ये जो मैप देख रहे हैं, ये RCEP में जुड़े हुए जो उसके अन्य सदस्य देश हैं, जिसमें से आपने देखा ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड, ये उन देशों के नक्शे हैं जो इसके अन्य सदस्य देश हैं। जबकि आसियान के अंदर जो 10 सदस्य देश हैं, उनमें से ब्रुनई, म्यांमार, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, ये आसियान के 10 सदस्य देश हैं। अगर हम इसकी पहली बैठक की बात करें तो यह 2012 में आयोजित हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम आते हैं हमारे आज के प्रश्न पे। अगर बात करें कथन क्रमांक पहले की, तो यह आसियान के 10 सदस्य देशों के लिए प्रस्तावित है। यह कथन एकदम सही है। इसका उद्देश्य निवेश से संबंधित मानदंडों को उदार बनाना तथा सेवा व्यापार की बाधाओं को दूर करना है। यह कथन भी एकदम सही है। इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों आपके सही कथन होंगे। तो ये थे आपके 15 से लेके 20 मई के बीच के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर के सवाल, जो कि आने वाले UPSC IAS के एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। और संभावित जितने भी आपके एग्ज़ाम होंगे उनमें भी आपको इनका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अंश आपको देखने को मिलेगा। मुझे उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मुझे यह भी आशा है कि आप इन क्वेश्चन का रिवीजन भी करेंगे और इनसे संबंधित कुछ तथ्य आप अपने आप से भी कवर करते होंगे। अगर आपको ये वीडियो, अगर आपको ये टॉपिक्स, अगर आपको ये प्रश्न, अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको समय समय पे नोटिफिकेशन मिलते रहे। साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक करें अगर आपको अच्छी लगती है तो। अगर आपको नहीं अच्छी लगती है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि इन वीडियो को शेयर करना चाहिए तो आप इन वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं फिर हम हमारे अगले सेशन में। तब तक आप बने रहें द प्रदीप IAS अकेडमी के साथ।